नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीति के लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 2 राज्यों में चुनाव हुआ था, इसका परिणाम आ गया है। हिमाचल में कांग्रेस और गुजरात में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। यूपी के लिहाज से ये आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 1 लोकसभा 2 विधानसभा, तीनों के परिणाम आ गए हैं। चुनाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में सलामत जी मौजूद है। सलामत जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। सर, सबसे पहले बात रामपुर चुनाव की। रामपुर पे कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। नाक का सवाल लोगों के बीच चुनाव बन गया था। रामपुर के चुनाव को पहले दिन से और आज तक आपने कैसे देखा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रामपुर का चुनाव जो था, इसका रिजल्ट जो था वो बहुत कुछ तय करने वाला था। रामपुर की जीत से ना तो योगी जी की सरकार जा रही थी, ना तो मोदी जी की सरकार जा रही थी। हाँ, एक बहुत कद्दावर नेता का ज़रूर विरासत जो है वो जा रही थी। इसीलिए इसमें पूरी सरकार लगी हुई थी। तमाम माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे आए थे, अखिलेश जी भी आए थे, आज़म खान साहब खुद वहाँ लगे हुए थे। लेकिन मुझे पहले दिन से ये लग रहा था आशीष जी कि वहाँ पे रिज़ल्ट इसी तरह आएंगे जैसे आज आए हैं। इसका कारण ये था कि 80% मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक जो है वो मुसलमानों में सेंध लगाने में कामयाब हो गई जी। और उसने बहुत ही प्रैक्टिकल तौर से चुनाव लड़ा। पसमानदा मुस्लिम समाज का जो बहुत बड़ा तबका वहाँ रामपुर में है जी, जिससे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हमेशा जीतते हैं, उसको उन्होंने बहुत तरीके से अपने पक्ष में करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। और आप ये कहिए कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जी, आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीती है। 10 बार तो आज़म खान साहब जीते जी। रहे। एक बार कांग्रेस के अफरोज़ अली खान साहब जीते थे, उससे आज़म खान साहब हारे थे। उसके बाद आज़म खान साहब कोई चुनाव नहीं हारे। तो आज का चुनाव भले ही किसी की सरकार बनने बिगड़ने में नहीं हो, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के चुनाव ने नई इबारत लिख दी है, नया इतिहास लिखा है। आज़म खान साहब, जैसे आपने कहा आप शुरू से चुनाव देख रहे थे। देखिए, जो शुरू से मैंने महसूस किया कि आज़म खान साहब के बहुत ख़ास लोग, जिसे कहते हैं लेफ़्ट राइट हैंड, वो लोग सब उनसे साथ छोड़ के चले गए। उसकी कुछ उनकी मजबूरियां भी रही होंगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। जो बहुत से लोग ऐसे थे जो कुछ परेशान थे, जो कुछ परेशान किए गए, परेशानी की वजह से चले गए। कुछ लोगों का उत्पीड़न हुआ, कुछ आज़म खान साहब के व्यवहार से लेके हुए, कुछ किसी न किसी कहीं और किसी तरह दबाव में आए और तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बट वो एक माहौल ऐसा बन गया जिससे ये लगने लगा था कि शायद जो है इस बार इतिहास रचा जाएगा। मैंने लिखा भी था और आपने महसूस भी किया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह का वहाँ पे इस बार भाषण दिया, वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने कोई किसी को धमकाया नहीं, बुलडोज़र की कोई बात नहीं हुई। उन्हें बहुत ही जो है रामपुर वालों के नस पे जो है उन्होंने हाथ रखा था। उन्होंने मदरसे का जिक्र किया कि साहब, एक नेता ने 200 साल पुराना मदरसा जो है ख़त्म कर दिया, और जबकि मदरसे से अच्छी तालीम दी जाती है। योगी जी का ये कहना था। उन्होंने ये भी कहा था कि रामपुर के चुनाव से किसी की सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन देश में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि रामपुर के लोग अब विकास से जुड़ गए हैं, परिवर्तन चाहते हैं, विकास से जुड़ गए हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत कुछ था। मैं समझता हूँ उनके चुनाव से, उनके भाषण से, उनके संबोधन से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा मुसलमानों में। और जिस तरह के बूथ खुले हैं मुस्लिम इलाकों में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना को वोट मिली है। तो इसलिए जाहिर है कि ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 10 साल चुनाव आज़म खान साहब लड़े और जीते हैं, वहाँ बहुत लंबा एक अरसा है। तो ये भी माना जाता था कि इस 10 बार के जो समय पीरियड था, ये इसमें राजनीति में, रामपुर की राजनीति में जो होता था वही होता था जो आज़म खान साहब चाहते थे। तो इतना मजबूत किला, इतना मजबूत क्षेत्र उनका, इतना मजबूत जो ये राजनीतिक दीवारों का एक महल उन्होंने खड़ा किया था, वो ढहा कैसे? देखिए, ये तो बहुत, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन लब्बो-लबाब ये है कि आज़म खान साहब जिस अपनी भाषण से अर्श से फर्श पे पहुँचे थे, उनकी तकरीर, उनकी स्पीचेस लोग सुना करते थे। और जब वो तकरीर करते थे तो इतना साइलेंट माहौल होता था कि अगर वो सुई भी गिर जाए तो उठा लें। बुजुर्ग लोग बड़े ज़ारा-ज़ार रोया करते थे उनके, मतलब इतनी वो तकरीर करते थे इमोशनल।
लेकिन वो कहीं ना कहीं उसी तकरीर के ज़रिए, उसी स्पीच के ज़रिए वो अर्श से फर्श पे भी आ गए। और एक अधिकारी ने उनकी विरासत को हिला दिया। एक अधिकारी ने मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आज़म खां की हार या जीत वो एक अलग इशू था, बट जिस तरह की उनको सज़ा मिली, वो सज़ा हेट स्पीच पे मिली जी, जो अधिकारी के बारे में थी, जो उन्होंने लड़ा। तो उस अधिकारी ने ऐसा दिल पे ले ली उस बात को जो माननीय आज़म खां साहब ने लोकसभा चुनाव में कही थी, और वो उस अधिकारी ने उनको तमाम तरीक़े से, जिस तरह से वो केस लड़ा, और फिर केस लड़ने के बाद उस अधिकारी को जीत मिली, और फिर अधिकारी वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए और पूरी तरीके से वो लड़ते रहे, और लड़ते भी ऐसे रहे कि उन्होंने सज़ा भी दिलाई। तो बहुत लोगों का हाथ है, लेकिन सबसे बड़ा मैं हाथ ये मानता हूँ कि उन अधिकारी का बहुत बड़ा हाथ है माननीय आज़म खां साहब की विरासत को ठेस पहुँचाने में, उनके किला ढाने में। अगर वो शायद ये हेट स्पीच वाला मामला नहीं होता या सज़ा नहीं होती तो चुनाव होते ही नहीं। इसी ज़बान की वजह से चुनाव हुआ। आज का दिन आज का दिन देखना पड़ा, जो दोबारा चुनाव हुआ, केवल उसी स्पीच की वजह से हुआ। यदि वो होता नहीं, मुकदमा नहीं होता, तो तुम क्यों होता उपचुनाव? आज कुछ भी उपचुनाव नहीं होता। तो जाहिर है कहीं ना कहीं और लोग भी शामिल हैं तमाम आज़म खां साहब की विरासत को करने में, लेकिन अधिकारी की अहम भूमिका, बड़ा रोल उन्हीं का, बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा, खतौली चुनाव मदन भैया जीत गए हैं, भाजपा को वहाँ हार मिली है। हालांकि भाजपा ने वहाँ भी रामपुर की तरह पूरी ताकत लगा दी थी। इस चुनाव को, मदन भैया की जीत को आप कैसे देख रहे हैं? 15 साल का एक लंबा पीरियड उन्होंने झेला है। देखिए, इस जो माननीय जो आपने जिक्र किया खतौली का, तो खतौली में देखिए जो जीत हुई है उसका भी बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। जो एक भाईचारा ख़त्म हो गया था, वो भाईचारा दोबारा से कायम होगा। जाट, गुजर, मुस्लिम, यही वहाँ सैनी समाज के लोग और दलित समाज के लोग भी वहाँ पे हैं। तो उन्होंने जिस तरह से एक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए वोट दिया, मैं समझता हूँ ये जीत खाली मदन भैया की नहीं है, बट एक भाईचारे की जीत हुई है। और आने वाले समय में इसको और मजबूती से, मुजफ्फरनगर जैसी जगह में जो जीत हुई है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा संकेत जाएगा। मदन भैया जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की जो नेता हैं, तमाम लोग, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, रालडी के नेता हैं, उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा मेरी जीत में सबसे बड़ी भूमिका है वो चंद्रशेखर जी की है जी। उन्होंने अपने उसमें कहा कि चंद्रशेखर जी ने जाके जिस तरह से यहाँ पे करा दलित समाज में, और दलित समाज जुड़ा, वो जीत में बहुत अहम भूमिका है। तो ये बड़ा बयान है अपने आप में। 15 साल से वो राजनीतिक सूखा झेल रहे थे, बनवास था, अब वो विधायक बन गए हैं। उन्होंने कहा था नल से जो पानी निकलेगा किसानों तक पहुँचेगा। अब देखिए, विपक्ष के विधायक हैं, बट उनकी अपनी एक अलग से रहता है तरीका काम करने का। हो सकता है आने वाले समय में उनकी जीत का कुछ ना कुछ असर जो है क्षेत्र को मिलेगा। बट ये इसमें कोई दोराई नहीं है कि ये बात मदन भैया की जीत की नहीं है, वहाँ भाईचारे की जीत की हुई है, अपनेपन की जीत हुई है, जो आपस में इन सब लोगों की जीत है, जो आपस में कहीं ना कहीं दूरियां पैदा हो गई थी, इससे वो बहुत कम होंगी। अच्छा, तो खतौली चुनाव जो भाजपा हारी है, तो इसका क्या वेस्ट यूपी के आने वाले लोकसभा चुनाव में वेस्ट यूपी पे पूरे क्षेत्र में इसका असर देखने को मिल सकता है? अब देखिए, ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में थोड़ा टाइम है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस दरमियान अपनी चीज़ें वो थोड़ी सी मैनेज कर ले। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि ये जीत की शुरुआत तो हो गई है, और जिस तरह से यहाँ पे गुजर, जाट और मुस्लिम तमाम से हुई थी, आने वाले अगर चुनाव में इसी तरह से एकता बनी रही तो हाँ, इसमें कोई दोराई नहीं है कि पश्चिम में नए समीकरण बनने शुरू हो गए। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष भी जाट हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी जाट हैं, वहाँ संजीव बालियान भी बैठे हुए थे। तो एक पूरा जो जाट नेटवर्क जो था, हाँ, वो तोड़ दिया। नहीं, वो तोड़ दिया, इसमें कोई दोराई नहीं है। और ये देखने को लग रहा कि अब तक 8 विधायक थे, अब 9 विधायक हो गए आरएलडी के। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी चौधरी चरण सिंह जी का जो वहाँ पे प्रभाव है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और जयंत चौधरी ने जिस तरह मेहनत की है, जिस तरह उनकी छवि है, उसका ज़रूर आने वाले लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है उसका नुकसान हो, और एक नया संकेत, नया उमंग के साथ आरएलडी फिर दोबारा आगे बढ़े। तीसरा जो उपचुनाव हुआ वो मैनपुरी हुआ, मुलायम सिंह जी की सीट थी, उनके देहांत होने के बाद खाली हुई थी। डिम्पल यादव ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मैं आपको बताऊँ आशीष, सीधी जो है लोगों ने, वहाँ के मैनपुरी के लोगों ने नेताजी को जो है ये श्रद्धांजलि दी है। हर वोट जो है उनको श्रद्धांजलि है। और ये देखिए, जितने बड़े वो नेता थे, पूरा देश उनके लिए एक जगह हो गया था, और जैसा नेता वास्तव में शायद बहुत ही कम पैदा होते हैं। तो ये जीत तो सीधी नेताजी को श्रद्धांजलि है।
लोगों ने बिना कहे बिना पूरी ताकत लगाई गई, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हुई, सब कुछ हुआ और ऐसे उम्मीदवार भी लेके आए जो बड़े थे, लेकिन वहाँ तो सीधी सीधी जो जितनी जीत है, एक कम एक वोट नेताजी को गया है। अच्छा, जिस तरह शिवपाल चाचा भतीजे एक हो गए हैं, इस पे नहीं, देखिए इसमें देखिए आप इस जीत में देखिए जो जसवंत नगर जहाँ से वो शिवपाल जी विधायक हैं, 1,10,000 वोट वहाँ उससे लीड ली उन्होंने, सबसे करहल से ज़्यादा वो वहाँ जीते। तो कहीं ना कहीं शिवपाल जी का ज़मीनी नेता हैं और जब नेताजी के देहांत के बाद लोग बहुत उनमें कुछ देखते हैं, तो मुझे लगा कि अब जिस तरह परिवार एक हुआ, ये जीत का सिलसिला एक चलेगा आगे भी। और प्रिस्पा भी अब उन्होंने शामिल हो गई हैं, शिवपाल जी ने जो है आज विलय कर लिया अपनी पार्टी का। ये जो नेताजी बहुत प्रयासरत रहते थे इसमें किस तरह का हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता था। ये भी एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि है और शिवपाल जी ने बड़ा दिल किया और अखिलेश जी ने बड़ा दिल किया। आज दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, झंडा दिया उनको। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से जो परिवार है, नेताजी जीते जीते तो नहीं कर पाए किसी को, लेकिन उनकी जो है जाने के बाद ये परिवार एक हो गया। एक अच्छी शुरुआत हुई, एक अच्छी शुरुआत हुई है और वहाँ के लोगों ने, मैनपुरी के लोगों ने, परिवार ने सब एकता दिखा के उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। अच्छा, 2 स्टेट में भी इलेक्शन हुआ है, हिमाचल में कांग्रेस जीती है, गुजरात में आम आदमी भाजपा का तूफान आ गया है। लेकिन इस बीच जो आम आदमी पार्टी दोनों राज्यों में कह रही थी कि हम आएंगे, हमें कुछ हुआ नहीं है, एक छोटा सा इस पर एक कमेंट किया गया। ना देखिए, मैं समझता हूँ ये गुजरात में चुनाव जैसे हुआ और हिमाचल, वहाँ तो जानने के बाद उन्होंने, आपने तो एक तरह की मदद ही करी है। मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस की उन्होंने बहुत कटिंग कर दी है और बीजेपी को फायदा लाभ दिया है, बहुत लाभ दिया है। जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहाँ आपने जाके स्टैंड लगा दिया और वो फिर वहाँ पर भाजपा को फ़ायदा हो गया। और अभी बहुत जल्दबाजी होगी, अभी तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली तक ही सीमित है वो, कहीं और तो ना तो पहले उत्तराखंड में कुछ कर पाया वो, ना तो उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाए थे, अभी खाली वो दिल्ली तक ही सीमित हैं। और मुझे लगता नहीं कि अभी वो दिल्ली तक ही हैं, पंजाब वो आ गए हैं, पंजाब में क्योंकि जिस तरह की वहाँ की तस्वीर थी। और गुजरात में हमें उम्मीद थी कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ये जिस तरह का जोश था, जिस तरह की घोषणाएँ थी कि शायद हो सकता है कि वो 25-30 सीटें ले आएँ, लेकिन वह नहीं बना तो और कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। हिमाचल में भी उनका कोई खाता नहीं खुला, वहाँ आज भी कांग्रेस ने अच्छी सरकार बना ली है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो आम जिस लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है, लेकिन मैं कहता हूँ अभी विकल्प नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरे लेना चाहता हूँ। दिल्ली MCD चुनाव भाजपा हारी, यूपी में दोनों सीट भाजपा हारी उपचुनाव की, हिमाचल भाजपा हारी, गुजरात तो उनका सेफ पॉइंट था, उसके बारे में आप जीत का कहा भी बात करना भी बेकार था, गुजरात तो उनका था ही। तो क्या ये माना जाए कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का जो जादू था वो कम होने लगा है? ना, मैं नहीं मानता। इसलिए मानता है दिल्ली में जिस तरह से हार हुई है, वो हार इसलिए हुई है कि जो वहाँ के लोकल सांसद थे, देखिए मनोज तिवारी थे, हंसराज हंस थे, गौतम गंभीर थे, विदुड़ी जी थे, रमेश विदुड़ी थे, और जो हर्षवर्धन क्या तो फिर भी अच्छा रहा, और ये जो है क्या है वो महिला मीनाक्षी लेखी, उनके यहाँ बहुत, ये हार उन लोगों की है। अच्छा, मैं इसको हाईकमान या बड़े शीर्ष नेता हार नहीं मानता। ये क्योंकि लोकल चुनाव होता है, ये गली मोहल्लों का चुनाव है। पता चला सांसद जी के पास में जा रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं उनसे नाराज़ हो गया। ये उन लोगों से नाराज़गी है, ये भाजपा के शीर्ष नेता से कोई नाराज़गी नहीं है, ये लोकल सांसदों से नाराज़गी है। इसीलिए मैंने लिखा भी था, आज मैं डिस्कस कर रहे हैं कि ये चुनाव, लोकसभा चुनाव जब आएंगे तो इनकी परफॉर्मेंस पे ज़रूर हाईकमान जो है निर्णय लेगा। ये 7 सांसदों का जो परफॉर्मेंस था वो ठीक नहीं रहा, ये एक सेमीफाइनल था लोकसभा चुनाव का, तो उसको लेके ये सांसदों से ये था, नाराज़गी थी, बल्कि शीर्ष नेता से नाराज़गी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में भी यही होगा, जहाँ पे स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले नगर निगम का, वहाँ भी सांसदों का, विधायकों का क्या व्यवहार है, क्या उनका जनता के प्रति नाराज़गी कितनी रहेगी, उसका असर दिखाई देगा। परफॉर्मेंस टेस्ट है ये। ऐसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली में जिस तरह से हुआ वो सांसदों से नाराज़गी थी, लोग मतलब आप देखिए जो आपके विधायक थे उनके क्षेत्रों में सब जीते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो बीजेपी के सांसद थे उनसे नाराज़गी हुई है। तो दोस्तों, ये आज के दिन जो राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, आपने चर्चा सुनी, आपने सुना कि किस तरह से आजम खान का आज जो हश्र हुआ है वो एक अधिकारी की वजह से हुआ है और उनकी अपनी हेट स्पीच की वजह से हुआ है। चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर सलामत जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।